नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज नए टॉपिक के साथ हम चल रहे हैं और आज का जो टॉपिक रहेगा वो विद्युत धारा। और आपको याद दिला दें कि पिछले पेपर में यहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बने थे। विद्युत धारा पता है ना आप सबको। आर्मी अग्निवीर के पेपर में यहां से खूब सारे प्रश्न भी बने थे। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आगे ये सब ओके। तो ये है अपना आज का टॉपिक विद्युत धारा। क्या अर्थ है इसका? विद्युत धारा किसको कहते हैं? इसका प्रवाह कहां से होता है? विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। इसका प्रवाह कहां से होता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा का प्रवाह कहां से होता है? धनावेश से ऋणावेश की ओर। यानी धन आवेश जो होता है पॉजिटिव चार्ज, वहां से ऋण आवेश की ओर होता है, ऋणावेश। और एक नेगेटिव चार्ज बनेगा, धनावेश से ऋण आवेश की ओर होता है। लो भैया, किसका प्रवाह? विद्युत धारा का प्रवाह धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है। कहते हैं किसको है विद्युत धारा? आवेशों में उत्पन्न जो प्रवाह होता है, यानी आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा किसको कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है। किसको कहेंगे भैया? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। ये छोटी सी इसकी परिभाषा, हाँ एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं भैया। सवाल आपके सामने आता है, आवेश प्रवाह के दर को कहा जाता है, तो ये आंसर होगा विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट जो आपके पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर चलती है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपको बता देते हैं कि यहां से एग्जाम में सवाल पिछली भर्ती में तो बने थे। अग्निवीर के पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में यहां से सवाल पूछे गए थे और वो आपके ओम के नियम पर आधारित थे, जो हम अभी इसी क्लास में ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। ये रहा आवेश प्रवाह। अब एक शब्द यहां से आपके सामने दिख रहा होगा, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? इससे पहले मुझे ये जरा बताओ, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सा सवाल है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बताइएगा भाई। दोस्तों, कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा एक चिड़िया से, कैसे बनाती हो घोंसला? बोली, तिनका उठाना पड़ता है। तो छोटे छोटे कदमों से आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें और हमारे साथ आप जुड़े। विद्युत धारा, ये अपना टॉपिक नया स्टार्ट हुआ, चल रहा है विद्युत धारा। और पूछा आपसे कि इसका मात्रक क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, एग्जाम में आ जाते हैं और गलतियां हो जाती है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। लेकिन यहां से गलती क्या होगी? इसको ए द्वारा डिनोट करेंगे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर होगा।
लेकिन प्रश्न ये होगा कि विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। चूंकि ऐसा प्रश्न पूछा गया है, भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, भूकंप मापी यंत्र रिक्टर स्केल होता है, रिक्टर स्केल। ये सवाल भी पूछा गया। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, ये तो मात्रक है इसका, ये तो इसका मात्रक रहेगा। मापने वाला यंत्र यदि आपसे पूछा जाए तो फिर आपका आंसर क्या होना चाहिए, मापने वाला यंत्र। मापने वाला यंत्र क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपके एमीटर। क्या होने वाला है, एमीटर। एक तो एमीटर होता है और दूसरा क्या होता है, वोल्ट मीटर। एक तो एमीटर होगा और दूसरा होता है वो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर। लेकिन ये जो वोल्ट मीटर है ये विद्युत धारा को मापने में सहायक नहीं होता, ये तो विभवांतर को मापता है। किसको मापता है, ये विभवांतर को। ये तो विभवांतर मापी हो गया, ये विभवांतर को मापने वाला यंत्र है। और विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र यदि आपसे पूछा जाए फिर एमीटर रहने वाला है। लेकिन यहां से भी एक अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है और वह रहता है कि इसको है हमेशा ध्यान रखिएगा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कहां जोड़ा जाता है इसको, प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में। अब प्रतिरोध क्या है भैया, प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। और ये जो वोल्ट मीटर होता है इसको जोड़ा जाता है विद्युत धारा के समांतर क्रम में। कहां जोड़ते हैं, समांतर क्रम, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो होता है आपके पार्श्व क्रम, पार्श्व क्रम। अब प्रश्न यहां से बनता है कि घर की जो लाइट होती है उसको कौन से क्रम में जोड़ा जाता है। घरों में जो विद्युत कनेक्शन लगे रहते हैं वो ध्यान रखिएगा हमेशा उसको पार्श्व क्रम में ही जोड़ा जाता है। लेकिन अपवाद भी होते हैं, एक तो आपका विद्युत मीटर होता है और दूसरा जो फ्यूज होता है वो हमेशा ध्यान में रखना, वो आपके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और बाकी संपूर्ण जो लाइट होती है घर की वो किस में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। ये भी प्रश्न पूछे गए एग्जाम में, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के रूप में पूछे गए प्रश्न है। तो यहां से क्या सवाल बनने वाला है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलेंगे और इसका मात्रक क्या रहेगा, एम्पियर। और मापने वाला यदि आपसे उपकरण पूछा जाए तो फिर आपका आंसर होना चाहिए एमीटर। क्या होगा, एमीटर। और इसको किस क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहां तक आपके क्लियर होगा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे प्रश्न रहने वाले। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। विद्युत धारा को हम दो रूप में प्रदर्शित करते हैं, एक तो होता है आपका एसी और दूसरा होता है डीसी। क्या आपको मालूम है यह सवाल भी पूछा गया है भर्ती में, एसी और डीसी। एसी का मतलब हो गया अल्टरनेट करंट, यानी इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। तो एक तो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है और दूसरा यहां देखिए तो ये डीसी जो लिखा है इसका डायरेक्ट करंट होता है, इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। सवाल क्या बनेगा यहां से, सवाल ये बनेगा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाएगा। यानी एसी कन्वर्ट इनटू डीसी, ये क्या होगा, एसी को डीसी में बदलने वाला यंत्र क्या होता है। और दूसरा प्रश्न यहां से क्या बनेगा, वो होगा आपके डीसी को एसी में बदलने वाला उपकरण क्या होता है। क्या होता है, यदि आपसे सवाल किया जाए कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण क्या रहेगा। और एक हो गया आपको डीसी को एसी में बदलने वाला, तो आंसर क्या रहने वाला है। याद रखिएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए आप दिष्ट कार्य का प्रयोग करते हैं। किसका, याद, दिष्ट कार्य। अब ये क्या है दिष्ट कार्य, तो इसको बोलते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर। और इसका क्या आंसर होगा फिर, डीसी को एसी में कौन बदलता है, ये रेक्टिफायर हो गया। और प्रश्न को इस रूप में पूछा जाए कि डीसी को एसी को, इसका मतलब ये हुआ डीसी क्या है, आपकी दिष्ट धारा है और दिष्ट धारा को एसी में कन्वर्ट करना है, यानी प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है। तो आप इसके लिए इन्वर्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करने वाले हैं, इन्वर्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछे हुए प्रश्न है और आपके आर्मी की एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। लेकिन पिछले अग्निवीर के पेपर में इसी टॉपिक से आपका जो ओम का नियम था वहां प्रत्येक शिफ्ट में सवाल बनाए गए थे, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। पता है ना आपको, पिछला पेपर तो आपको पता ही है, देखा ही होगा। ओके, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो दिष्टकारी होने वाला है, यानी आपका रेक्टिफायर होगा। और दूसरा जो दिख रहा है ना आपको डीसी को एसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो ये आपका रहने वाला है इन्वर्टर।
क्लियर है ना? विद्युत धारा को मापने के लिए कौन सा उपकरण काम में लेंगे? तो विद्युत धारा को मापने के लिए आप एमीटर को, हाँ वहां भी गलती होती है, वहां एम्पियर भी आपके सामने होगा तो सीधा एम्पियर पे टिक कर देते हैं। एम्पियर उसका मात्रक है भैया, एम्पियर क्या होता है? उसका मात्रक है, ना कि मापक है। मापने के लिए हम एमीटर का प्रयोग करते हैं। और वोल्ट मीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वोल्ट मीटर के लिए आप, हाँ, विभवांतर। ओके, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज रहेगा आपके लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहां से कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको सीधा सीधा प्रश्न दिख ही जाएगा। बोलो, कोई समस्या नहीं है? हो गया भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता दिया है मैंने कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। एसी डीसी, डीसी को एसी। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? जरा इसका भी आंसर करके बताओ। ऊपर लेता हूं मैं इसको। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? ये एलडीसी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखो गौरव का आंसर आ भी गया और आया है वो भी गलत आया है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? कौन बताना चाहेगा? भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। किसने बोला रे? 50 हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज होती है। भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज। अब यहां से आपके एक शब्द निकल के आ रहा है, हर्ट्ज। हर्ट्ज ये दिख रहा है क्या? एच जेड। तो यहां से आपको ध्यान में रखना है कि हर्ट्ज क्या होता है? ये हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक होता है। हर्ट्ज क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक है। हर्ट्ज क्या है? आवृत्ति का मात्रक है। लो, हर्ट्ज क्या होता है? आपके आवृत्ति का मात्रक होता है। क्लियर है ना बातें? ये आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये एच जेड। इसको लिख देते हैं, तो एच जेड लिखा है यहाँ, आवृत्ति का मात्रक। मात्रक से ही हम पहचान करते हैं कि ये क्या है। तो यदि एच जेड दे रखा है इसका मतलब ये आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है भैया। ठीक है, हो गया। ऐसी कौन सी गति है जो निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है? कोई कौन बताना चाहेगा? कौन सी गति है वो निश्चित समय के बाद में दोहराई जाती है? जैसे आपने झूला देखा होगा, चक्री का झूला। चक्री का झूला जो होता है वो एक राउंड पूरा करता है, दूसरा राउंड करता है, यानी निश्चित समय के बाद में उसकी दोहरान हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सी गति है वो? घड़ी है, दोलन गति है। मधुमक्खी जो होती है, भ्रमर जो होते हैं, मतलब भौरा, ततैया जिसको कहते हैं, इनमें कौन सी गति पाई जाती है? यादृच्छिक गति। शाबाश, किसने दिया आंसर? गुड। यादृच्छिक गति पाई जाती है इनमें। ऐसी गति जो टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिनकी दिशा निश्चित नहीं होती, वो यादृच्छिक गति है। जैसे खेलते हुए फुटबॉल के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उसमें भी निश्चित गति नहीं होती, कहीं भी भाग सकते हैं वो, तो यादृच्छिक गति है वो। हो गया? यहां से कोई दिक्कत है क्या? बोलो हरियाणा, कोई समस्या है तो बताओ। नहीं है? तो ये विद्युत धारा है, आपके ध्यान में रख लेना। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है? ये मात्रक आप पढ़ के रखना, इनको याद करके रखना। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक आपके कुलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होगा? तो कुलाम होगा। और कुलाम को हम सी के द्वारा लिख देते हैं। अब यहां से भी एक प्रश्न निकल के आएगा। सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है? ये तो सीधा सा प्रश्न है। आवेश का मात्रक कुलाम हो गया। आवृत्ति का मात्रक पूछे तो आपको हर्ट्ज बता देना है।
भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ट्ज बताना है। और यदि इसको चेंज करके पूछा जाए, सवाल यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये भी ध्यान में रखना है दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। कौन बताना चाहेगा? दिष्ट धारा की यदि आवृत्ति पूछे ना, तो फिर आपका आंसर होगा 0। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं, सीधे सीधे एग्जाम में बन जाते हैं, फिर आंसर गलत हो जाते हैं। इसमें तो डिजिट है जो आपको याद करनी होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? शाबाश, आंसर आ गए। ये भी इंपॉर्टेंट है। 1.6 1.6 गुणा 10 की घात -19 और क्या लिखेंगे? कूलाम, क्योंकि आवेश का मान पूछा जा रहा है ना, तो ये याद करना है, ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है। और सवाल यदि पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, फिर क्या आंसर होगा? यहीं से तो सवाल निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। कल आपने देखा था कि हरित ग्रह जब आया था तो वहां से कितने सारे प्रश्न बने, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता आपके रहने वाले हैं, वो रहेंगे जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन कईयों को याद है, कईयों को ध्यान में नहीं है। जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज करता है। यदि सवाल किया जाए न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है, तो फिर जेम्स चैडविक रहने वाला है। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो फिर आपका आंसर रदरफोर्ड होगा या फिर गोल्ड स्टीन रहने वाला है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो ये विद्युत धारा की बेसिक बातें जो थी वो आपको पता रहनी चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा क्या है, दिष्ट धारा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जो निश्चित समय के बाद में बदल जाती है ना, वो प्रत्यावर्ती धारा, और जो निश्चित समय के बाद में नहीं बदलती वो दिष्ट धारा होती है आपकी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? तो आपका रेक्टिफायर होगा। और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? तो इन्वर्टर होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बहुत सारे प्रश्न बन गए यहां से। अब नेक्स्ट जो टॉपिक वो है आपका जो पिछले भर्ती का सबसे इंपॉर्टेंट था, और वो रहेगा आपका ओम का नियम। ओम का नियम यहां से पिछले अग्निवीर के पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में सवाल बना था पिछले बार। अच्छा, आप में से कोई यहां बैठा है क्या जिसने एग्जाम दिया था? नहीं है, हरियाणा ने दिया था। और कोई? 2-3 और भी है, ठीक है भैया। तो आपको पता होना चाहिए था कि यहां से प्रश्न आया कि नहीं आया था। ओम का नियम क्या कहता है? अच्छा, कौन से वो प्रश्न थे वो उसकी भी चर्चा करेंगे अभी। कौन से सवाल यहां से एग्जाम में बने थे? ओम का नियम क्या कहता है? कुछ नहीं कहता। ओम का नियम क्या कहता है? वरी, डोंट वरी। ओम का नियम कहता है डोंट वरी, चिंता मत करो। रहेगा याद? वरी ध्यान में रखना है, वरी वरी। ओम का नियम क्या है? वरी है, वरी। ऐसे याद कर लो इसको, वरी। यही ओम का नियम है। अब इसको याद कैसे करना है? वरी का मतलब क्या होता है? ये आपका आर तो प्रतिरोध होता है, आई धारा होती है, और वी होता है आपके वोल्ट, विभवांतर। समझ गए? तो यहां से इसको अलग अलग रूप में आपको बनाना पड़ेगा। V बराबर आर आई, आर बराबर V बट्टे आई, आई बराबर V बट्टे आर, और यहीं से प्रश्न एग्जाम में बने थे। तो पहले मैं इसकी परिभाषा आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको वो भी दिक्कत नहीं हो। क्या है ओम का नियम? लिखिएगा, पूरी बात लिख रहा हूं। यदि किसी चालक तार की, पूरी भाषा लिख रहा हूं मैं, आप नोट कर सकते हैं। यदि किसी चालक तार की, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं
अब भौतिक अवस्था कौन सी है भैया? भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, देखो कितनी छोटी छोटी बातें हैं, ताप, दाब, लंबाई, और क्या होता है रे? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे, आदि स्थिर रहे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उनके सिरों के बीच, तो उनके, देखो आराम आराम से लिख दिया है मैंने, उनके सिरों के बीच, उनके सिरों के बीच, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सारी बातें लिखी है। उत्पन्न है विभवांतर क्या होता है? धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है। लो, ये लो भी, ये ओम का नियम है। क्या इतना बड़ा लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में? नहीं। आपके सामने इसका गणितीय रूप जो होता है वही पूछा जाता है, और वहीं से पिछले पेपर में प्रश्न बने थे। अब इसका अर्थ क्या है वो समझो भैया, इसका अर्थ क्या रहने वाला है। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं आपके ताप रहेगा, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है, कहने का मतलब जो विभवांतर है ये, वो धारा के समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ, पूरी बात को लिखना चाहें तो मैं लिख देता हूं, V समानुपाती I। यही तो हो गया इसका मतलब, यही तो लाइन है, विभवांतर धारा के समानुपाती है, तो ये विभवांतर, ये धारा इसके समानुपाती है। तो इसको क्यों याद करें, ये हो गया याद, V समानुपाती I, यही ओम का नियम है। अब जब भी यदि समानुपाती के चिन्ह को आप यहां से हटाते हैं तो कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो यहां क्या करेंगे, तो V, इसको निशान को हम यहां से हटाएंगे तो R यूज में ले लेते हैं, तो V बराबर आई, आर आई बन गया, ये लो बन गया। अब R यहां तार का प्रतिरोध है, R क्या है? तार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध। तो मैं लिख सकता हूं R बराबर ये V और बटे में क्या आ जाएगा? I। और इसी को कहते हैं ओम का नियम। आप ये याद नहीं करके ये याद कर सकते हैं, यही ओम का नियम है। यही क्या है? ओम का नियम। ये लो, पूरी बात मैंने लिख दी, आपके खोपड़ी में भी फिट हुई होगी। ओम का नियम क्या है? तो V बराबर आर आई या फिर R बराबर V बट्टे आई। समझे क्या? नहीं समझे? ये ओम का नियम है। और यहां से सवाल बने थे, और वो सवाल क्या थे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए आप एक डायग्राम ध्यान में रखना, ये आप त्रिभुज ध्यान में रखना, इसी के ऊपर आधारित प्रश्न बने थे। आपको बताया गया कि ओम का नियम क्या है, तो आपको याद करना था वरी। क्या याद करना था? वरी। ओम का नियम क्या होता है? वरी होता है। डोंट वरी, ये वरी होता है ना, वरी। अब इसको फिट करना है इसमें। अब वो लिख देंगे आप WORRY, वरी, वो नहीं, वो वरी मत कर देना, वो तो चिंता की बात है। ये वरी है, सीधा साग वरी शब्द बना लेना और ओम के नियम को इसमें फिट कर देना। तो V को उठा के यहां रख दो आप, वरी, V बनेगा। तो दो डिब्बे यहां से बना लो, एक तो R का और दूसरा किसका? I का। ये लो। अब यदि पिछले पेपर में यदि किसी को ये डायग्राम याद था त्रिभुज, तो उसके मेरे हिसाब से तो सारे के सारे प्रश्नों के आंसर सही होने चाहिए थे। कैसे? वो ऐसे। अब देखो, प्रश्न एग्जाम में यहां से गणितीय पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रश्न पिछले पेपर में बना था।
कैसे बना? यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि v का मान क्या होगा, कोई सा भी प्रश्न आए, अभी लेंगे हम प्रश्न, यदि आपसे पूछा जाए तो v का मान है, तो v को आप छुपा लो भैया, v को छुपा लो, तो v बराबर क्या बनेगा? क्या बन रहा है? आर आई, यही तो बनेगा। अब यदि आपसे पूछा जाए कि r का मान, कोई भी प्रश्न आ जाए और पूछा जाए r का मान, तो r यहां से छपाओ, तो r को यहां से छुपा लिया, तो ये r बराबर बनेगा v बटे आई, यही तो बनेगा। नेक्स्ट, और यदि प्रश्न में पूछा जाए i की वैल्यू क्या होगी, i का मान, तो i को छुपा लो, i बराबर बनेगा v बटे r। और यही वो तीन सवाल थे जो बार बार घूम के आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जा रहे थे, यहीं से प्रश्न बन रहे थे बार बार। फिर बोला है कि ये प्रश्न आए कहां से, इतना हार्ड कहां से बन गया। एक सवाल मैं रखता हूं आपके सामने, फिर उसका आप आंसर कर दें। देखो एक सवाल लेते हैं, एक सवाल लो, इसका आंसर करना। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चालक तार का, ये सवाल आए थे पिछले एग्जाम में। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक चालक तार का ज्ञात करना है प्रतिरोध। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए यदि यदि उसमें यदि उसमें 5 एम्पियर, यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर। अब प्रश्न को कैसे भी लिखें, आपको उससे क्या मतलब है, आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या गया है। प्रवाहित करने पर 10 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो। यदि फिर से ऐसा प्रश्न आता है पेपर में, तो फिर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये लो, करो आंसर क्या रहने वाला है। हार्ड है क्या, कोई प्रश्न है? समझने की जरूरत है। इस त्रिभुज को आप अपने दिमाग में उतार लें, कोई हार्ड नहीं है, और कामयाबी के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। दोस्तों, कहते हैं कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है। यदि इरादों में दम है तो फिर आपकी मंजिलें भी झुका करती है। एक चालक तार का प्रतिरोध आपको निकालना है। मैंने आपको बताया कि प्रश्न को पढ़ो ढंग से और आंसर करना सीखो। ये लो, अब इसमें क्या दे रखा है आपको पता होगा, आर। ये क्या है? आर है, प्रतिरोध है ये। अच्छा, ये क्या है रे? ये जिसको पता नहीं है उसको क्या करना है, पीछे के जो लिखे हुए होते हैं ना, वहीं से पहचान करनी होती है। भैया ये ए लिखा है, ए का मतलब एम्पियर है, और एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। तो सीधी सी बात है, ये धारा हो गई, धारा आई हो गई है। क्लियर है ना? आई है ये। और एक यहां देखो वी दे रखा है, वी, तो इसका मतलब ये वोल्ट वाला है, तो ये विभवांतर हो गया आपका। क्या हो गया? विभवांतर। बोलो कौन सा नियम लग रहा है? इसमें आई है, इसमें वी है, इसमें आर है। ये रहा, वी भी है, आर भी है, आई भी है, तो कौन सा नियम लगेगा? ओम का नियम। तो अब देखो, इतनी तो आपकी गणित मजबूत है ही कि इसमें ज्ञात क्या करना है? आर। क्या निकालना है? आर। लो भैया, आर। तो आर बराबर क्या बनता है? आर निकालना है तो इसको छुपा लो। आर को छुपाओगे तो क्या बनेगा? आर बराबर वी बटे आई। तो ये बनेगा ना इस बार, आर बराबर वी बटे आई। भैया ये सवाल कोई हार्ड है क्या, बताओ? मुंह पे याद है, मुंह से ही आप इसका आंसर निकाल सकते थे। और ऐसे ही एग्जाम में सवाल पूछे, इसी प्रश्न को चेंज करके पुनः पूछ लिया नेक्स्ट शिफ्ट में, और इसी सवाल को आगे चेंज करके पूछ लिया गया। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाता प्रतिरोध की जगह आपसे पूछा जाता विभवांतर, तो आप क्या करते हैं? इस वी को छुपा के, तो वी बराबर आर आई बन जाता। डायरेक्ट आपको गुणा ही तो करने थे। तो यहां से आपका आंसर आने वाला है, तो आ जाएगा अभी आर बराबर वी का मान है 10, 10 ही है ना।
और आई का मान कितना है, ये रहा 5, तो 10/5, इसका मतलब क्या हो गया 2। क्या ये आंसर सही है? जी नहीं, सही नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कुछ ना कुछ इसका मात्रक तो पीछे आना ही चाहिए। तो आर आपका प्रतिरोध होता है और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो एक सवाल यहां से और निकल के आया, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम। कितना अच्छा टॉपिक है ये, है कि नहीं? कितने सारे सवाल बन गए, तो आप नोट कर लें, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक, और ये रहता है आपका प्रतिरोध का जो मात्रक होता है इसका नाम है ओम। और यही हम पढ़ रहे थे, ओम का नियम। और इसका सिंबल जो होता है ये इस रूप में होता है, ओम का। ओम का चिन्ह है ये आपको ये नाम नहीं देके यही आएगा, 10 ओम, 5 ओम, 6 ओम, जैसे ये बन गया आपके 2 ओम। ये आंसर था इसका। क्लियर है क्या? एक सवाल यहां से और लेता हूं और बताना, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ये तो प्रतिरोध था, अब है आपके सामने प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। और आपको बताना है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। करो आंसर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? गौरव, करो भैया आंसर। इसका क्या होगा? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम गुणा मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम। ओम का तो ये हो गया आपके, ओम गुणा मीटर। तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं ना ये ओम, और गुणा मीटर को क्या लिखते हैं? ये। अब इसको भी याद करने की इतनी दिक्कत नहीं आएगी। आपको याद है ना प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का तो ओम होता है भैया। ये छोटा नाम है, अब हो गया बड़ा, प्रतिरोधकता। थोड़ा नाम बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दो। है ओम तो आएगा ही आएगा, इसमें प्रतिरोध है, आगे मीटर और जोड़ देना तो ये बनेगा ओम गुणा मीटर। क्लियर? एक एक मात्रक और है, उसका भी आंसर करो, फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करते हैं, और आपको आंसर निकालने हैं, फिर मैं नहीं बताने वाला। बताओ, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? इस बार देखते हैं किसका सही आंसर आता है। विद्युत ऊर्जा, और इसका आपसे पूछा गया विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बताना जरा, क्या होता है? करो आंसर, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? अरे ये मात्रक आपको पढ़ के रखना है, याद करना है, इनमें से प्रश्न बनते ही बनते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा? KWH। आपने अपने घरों में मीटर देखे है ना, तो उसकी गणना किस में होती है? KWH में नहीं होती क्या? इसका मतलब आपने देखा ही नहीं, घर में मीटर लगे हैं देखे ही नहीं। वाह, नहीं है। ये हरियाणा कह रहा है कि हमारे उधर तो मीटर है ही नहीं। क्या है फिर? अच्छा वो है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? KWH होता है। क्या होता है रे? KWH, किलोवाट आवर। क्या होता है? किलोवाट आवर। आप देख लेना अपने मीटर में, जो घर में मीटर लगे उसमें यही लिखा है। अच्छा, इसका मतलब हो गया किलोवाट, किलोवाट और घंटा। किलोवाट घंटा, ये हो गया इसका, यही तो बन रहा है। और एक KWH का मान कितना होता है, ये कौन बताएगा? बताओ, एक KWH की वैल्यू कितनी होती है? इसका भी आंसर कर दो। बताओ बताओ फटाफट। ये आपके लिए पेंडिंग रख दिया मैंने सवाल, इसका आंसर करना है अभी क्लास के अंत, जब तक खत्म होता उससे पहले बता देना। कितना होता है KWH की मान, मान कितना होता है? 1
KWH का। एक सवाल और लेता हूं, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं ये, एग्जाम में बनने वाले सवाल है, क्योंकि यहां से सवाल पिछले पेपर में बने थे। तो इस बार आप प्रैक्टिस करके जाना खूब सारी। एक सवाल और लेता हूं, इसका आंसर करना। शाबाश, निकाल लिया आंसर। तेरा आंसर हमेशा उल्टा ही आता है। 786 हॉर्स पावर होती है। 46 नहीं है, 1746। और ये होते हैं ना आपके जो CFL और लगे हैं, ये इसका क्या होता है? CFL जो लगे रहते हैं ना, CFL ये, हाँ, उसमें कितना होता है? उनका 23 वाट होता है। कितना होता है? 23। आपने गीजर देखे घर में? गीजर, उसका कितना होता है? कूलर जो लगे रहते हैं, पंखे हैं, इनका बताओ। एक चालक तार का प्रतिरोध, एक चालक तार का प्रतिरोध याद करो। इस बार देखते हैं किसका आंसर सही आता है। एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यदि 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 उनके सिरों के बीच, यदि उनके सिरों के बीच 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर 5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न। बोलो भैया इसका आंसर क्या रहने वाला है? अब मुझे तो बताना है नहीं, इसका आंसर तो आपको ही करना है। क्या आंसर होगा ऐसा सवाल यदि एग्जाम में मिलता है? और पिछली बार तो आए थे, ये तो आपके आंसर होने वाले हैं मुंह पे। ऐसा नहीं है कि इसमें लिखोगे ऐसे वैसे, ऐसे नहीं करना, सीधा पढ़ा आंसर, बस खत्म काम। बताओ क्या आंसर आ रहा है? ये नए वाले बच्चे बताओ, नए वाले जो नए आए हैं अभी, बताओ बताओ। कीजिएगा, आंसर करें। ये देखो नए वाले हैं ना, पीछे बैठे हैं सारे के सारे। पहली बात तो इसमें यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसमें पूछा क्या गया है। इसमें पूछा गया है प्रतिरोध, और प्रतिरोध किसको कहते हैं? आर को। इसी का नेक्स्ट जो रूप है समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वहां से भी न्यूमेरिकल प्रश्न बनते हैं, वो कल वाली क्लास में करेंगे हम। और वो तो आसान ही है, इतने हार्ड है नहीं, है ना? इतने हार्ड तो ये भी नहीं है भैया। लो, प्रतिरोध का आर होता है कि नहीं होता? आर, ये लो, ये क्या दे रखा है? आई। एम्पियर है तो आई है, और क्या है? और कहां गया? ये रहा वी, वी दे रखा है, तो ये आपका हो गया विभवांतर, ये हो गया विभवांतर। अब देखो, आपको पता था कि आपका जो डायग्राम था वो वी आर और क्या था? आई था, यही था ना, वी आर आई, यही था। अब यहां से आर निकालना है ना, आर को छुपा लो, तो ये बनेगा आर बराबर वी बट्टे आई, तो आंसर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या होने वाला है? आर बराबर वी अपॉन आई। बताओ हरियाणा क्या आंसर आया? अरे करना कुछ नहीं है, वी की जगह मान रख दो, आई की जगह मान रख दो, आर का अपने आप आ जाएगा। तो आर बराबर ये बन जाएगा, वी का मान कितना था? ये रहा 5 वोल्ट है, तो 5 रखो ऊपर, और आई का मान कितना है? ये रहा 0.5, तो इसको रखो नीचे, पॉइंट हटको, फिर
पॉइंट हटको, 0 बना दो 50, तो ये 5 के पहाड़े से कट जाएंगे 10 बार। कितने बार? 10 बार। तो ये हो गया आपका 10 है ओम। शाबाश, बोलो सही है? कोई दिक्कत? वो तो है, फिर भी कई बार आ जाती है दिक्कत। कोई समस्या आई क्या? यहाँ नहीं है ना? अब यदि यहां से कोई सा भी प्रश्न पुनः रिपीट हो एग्जाम में, हालांकि पिछली भर्ती में तो पूछे गए थे, यदि यहां से कोई रिपीट होता है सवाल, और संभावना रहती है हमेशा, तो ये आप जरूर ध्यान में रख लेना, और यहां से सारे के सारे आंसर सही होने वाले हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आपकी कल की क्लास में, इसी का एडवांस रूप जो होते हैं, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, वो हम कल की क्लास में जानेंगे। लेकिन अभी इसको समाप्त करें उससे पहले एक दो प्रश्न आपके सामने मैं रखता हूं, और वो रखेंगे पीछे वाली क्लास के, देखते हैं किसको याद है या नहीं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये लो, एक सवाल लेता हूं, आंसर करना। आजा, कल का टॉपिक याद है? क्या पढ़ा था? क्या था? याद नहीं है? मैं एक सवाल लिखता हूं, आंसर करना। लिखो, दो दो समांतर दर्पण के मध्य, देखता हूं मैं भैया किसका सही आंसर आएगा रे। आपको ये पीछे वाला टॉपिक ऐसे कॉपी खोल के देखना नहीं है, नहीं तो देख देख के इसमें क्या आएगा क्या आएगा वो आंसर निकाल देंगे, फिर आपका दिमाग। हाँ, दो समांतर दर्पण के बीच में आपके 45 डिग्री का कोण है, तो आपको क्या करना है, तो आपको प्रतिबिंब की संख्या बतानी है। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, ये लो भैया आपका प्रश्न है। एक सवाल मैंने लिख दिया है, दो समांतर दर्पण के बीच में 45 डिग्री का कोण है, तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या क्या रहेगी, इसका आंसर करना है। एक दो दिन ही हुए अभी तो इस टॉपिक को पढ़े हुए। करो, आंसर क्या रहने वाला है? बेरा जी, कितने आंसर आ रहे हैं? आए नहीं क्या? भूल गए? छह आ सकते हैं ना, कैन का प्रयोग कर रहे हैं आप। बताओ भैया, और बताओ। अरे आपको करना कुछ नहीं था। अच्छा, इसके लिए प्रतिबिंब निकालने के लिए 360 और बटे थीटा -1, यही तो फॉर्मूला आता है। फॉर्मूले ध्यान में रखने। एक एक प्रश्न पक्का आने वाला है न्यूमेरिकल का, हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दो आपसे पूछ ले। न्यूमेरिकल का एक सवाल तो पक्का बनता ही है। अच्छा, कई सोचते हैं कि उसको छोड़ के आ जाएंगे। वो जो छोड़ के आते हैं ना, वही तो बैठे हैं अभी। अब देखो, 360 ये तो रहेगा ही रहेगा। अब थीटा का मान आपके सामने रहा 45 बटे 45, और माइनस में कर दो 1, लो। अब 360 में 45 का भाग लगा दो। एक तो देखो यहां से ये 9 के पाड़े से कट रहे हैं ना, ये 9 चौक 36, इसका मतलब 40 बार कटेगा, और ये 9 से कटेगा आपके 5 बार, 9 पंजा 45, पता है। अब ये 5 के पाड़े से 40 कट जाएगा 8 बार, तो ये आया 8, और माइनस में क्या करना है 1, तो ये आपका 7, यानी प्रतिबिंब की संख्या जो निकल के आएगी वो क्या रहेगी? 7। क्लियर है क्या? एक सवाल और लेता हूं, उसका भी आंसर कर दो, आंसर कर दो। एक सवाल और देखते हैं, बताओ इसका भी आंसर करना है।
क्या हो गया? बताओ फिर। एक सवाल और लेता हूं। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद को दूर करने में, मोतियाबिंद को दूर करने में कौन सा लेंस सहायक है? कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? ये लो, काम में लिया जाता है। क्या आंसर होगा इसका? मोतियाबिंद को दूर करने के लिए आप मैंने अभी बोला था ना कि ये जो कॉपी है ना, ऐसे पीछे मत घुमाओ। हाँ, नहीं तो जो याद है वही गए। मोतियाबिंद, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए क्या है। ये तो एक रोग है। इसका संबंध कहां से? आंखों से। आंख का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो दुधिया हो जाता है, और दुधिया होने के कारण आपको ये मोतियाबिंद की बीमारी होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ जो पक्षमापी पेशियां होती है, समंजन क्षमता होती है, वो घट जाती है। इसके कारण मोतियाबिंद होता है। और आपसे पूछा गया इसके लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं, तो आप सबको पता है आईओसी लेंस काम में लिया जाता है। इंट्राओक्यूलर लेंस होता है ये, इंट्राओक्यूलर लेंस। या फिर मैं कह सकता हूं इसके लिए आप शल्य चिकित्सा, क्या? शल्य चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं आपके ऑपरेशन। सही है कि गलत? सही है। तो मुझे लगता है आज के लिए तो काफी होगा। तो ये आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। मिलते हैं इसके ही आगे वाले प्रश्नों को लेके, आगे वाला रूप पढ़ने वाले हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।